Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज है हमारी बिजनेस स्टडीज की वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 5 एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन। शुरू करें फटाफट से। देखो हमें पता है मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग हमारे मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है जो हम लोगों ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया। प्लानिंग के अंदर मैनेजर्स क्या करते हैं, देखो प्लानिंग के अंदर जो मैनेजर्स हैं वो एडवांस में डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन सा काम किससे करवाना है। तो प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड फ्रॉम होम टू डू। तो ये प्लानिंग करने वाला काम हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया। अब आज हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन की, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। देखो हम लोगों ने चीजें प्लान कर ली है, सब कुछ दिमाग में हम लोगों ने सोच लिया है, लेकिन एक्चुअली में काम करने के लिए हमें सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, हमें सारी चीजों को अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने का मतलब क्या है, अब जो मैनेजर है वो जितनी भी फिजिकल कैपिटल होती है यानी कि जो मशीनरी वगैरह है उन सब चीजों को अरेंज करेगा। वो फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि पैसे को अरेंज करेगा। पैसा भी जरूरी है, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज के लिए पैसा चाहिए, मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो वो फिजिकल कैपिटल बोले तो मशीनरी वगैरह को अरेंज करेगा, फाइनेंशियल कैपिटल बोले तो पैसे को अरेंज करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन कैपिटल, लेबर, एम्प्लॉइज को अरेंज करेगा। तो ये अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड सारा काम किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। समझ में आ गया। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग में होता क्या है, सबसे पहली बात करते हैं हम आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। देखो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करा जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, यानी कि क्या क्या काम करने हैं। आइडेंटिफाई करना कि यार हमें क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी जॉब्स परफॉर्म करनी है। ठीक है भाई, आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद में जितना भी पूरा काम है उसे डिवाइड करा जाता है, क्योंकि हम एक ही बंदे से सारा काम नहीं करवा सकते। जैसे स्कूल का काम क्या है, पढ़ाना। आइडेंटिफाई कर लिए क्या काम करना है, लेकिन उस पढ़ाने वाले काम को डिवाइड करा जाता है ना कि ये टीचर इको पढ़ाएंगे, ये टीचर बीएसटी पढ़ाएंगे, ये टीचर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ये इंग्लिश पढ़ाएंगे, ये फिजिकल एजुकेशन पढ़ाएंगे। तो उसके बाद में काम को क्या करा जाता है, डिवाइड करा जाता है, और सारे के सारे रिसोर्सेज को अरेंज करा जाता है। फिजिकल कैपिटल, मशीनरी को, फाइनेंशियल कैपिटल यानी कि रोकड़ा, और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि हमारी लेबर, इन सब चीजों को अरेंज करा जाता है। सब में एक प्रॉपर रिलेशनशिप सेटअप करा जाता है ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, इफेक्टिवली भी, टाइम पर भी और एफिशिएंटली भी। इस तरह से हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें कि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम से कम हो, हर चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। समझ में आ गया। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि सारी चीजें एक ऑर्डर के अंदर हो, एक सिस्टमैटिक तरीके से हो, सारे रिसोर्सेज का कैसा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होना चाहिए। दिस इज ऑर्गेनाइजिंग। समझ में आ गई बातें। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है। तो देखो सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले आइडेंटिफाई करा जाता है कि क्या काम करना है, और काम को डिवाइड करा जाता है ताकि एक ही सिंगल बंदे पर सारे काम का बर्डन ना आए। उसके बाद में हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद में ड्यूटीज असाइन करी जाती है, हर बंदे को अपना अपना काम बताया जाता है, और ड्यूटीज हम कैसे असाइन करते हैं, बंदे की क्वालिफिकेशंस को दिमाग में रखते हुए, बंदे को किस चीज का एक्सपीरियंस है, बंदे की कैपेबिलिटीज, बंदे को किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, इन सब चीजों को दिमाग में रख के ड्यूटीज असाइन करी जाती हैं। और लास्ट में होता है एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। बताया जाता है कि कौन बॉस है, बॉस के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स हैं, जिसके पास में ज्यादा पावर है वो सुपीरियर है, जो सुपीरियर के अंडर काम कर रहे हैं जिनके पास में कम पावर है वो सबऑर्डिनेट्स हैं। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप सेटअप करे जाते हैं कि कौन ऑर्डर्स देगा, बंदे को किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसे रिपोर्ट करना है। दिस इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मोटा मोटा समझ में आ गया। डिटेल में देखें। सबसे पहला काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना कि करना क्या काम है, कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, और काम को डिवाइड कर देना। इसके पीछे का यही मकसद है कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक टीचर आके आपको बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा के गया और दूसरा टीचर भी आके आपको बीएसटी का चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ा के चले जाए। वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, और काम का सारा बर्डन एक ही बंदे पर ना हो। ये मकसद है डिवीजन ऑफ वर्क का। समझ में आ गया। चलो भाई, काम भी डिवाइड कर दिया। अब हम बनाएंगे, हम मतलब मैनेजर्स बनाएंगे डिपार्टमेंट्स। आपने देखा होगा हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, तो अब डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। देखो डिपार्टमेंट्स का मतलब है एक डिपार्टमेंट के अंडर
सारी सेम तरह की जॉब्स आ जाती हैं। जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी काम है वो किसके अंदर होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर होगा। एक हम लोगों ने सेल्स का डिपार्टमेंट बना लिया, तो सेल्स से रिलेटेड जितना भी काम है वो कौन से डिपार्टमेंट में होगा, सेल्स डिपार्टमेंट में होगा। एक हम लोगों ने परचेजेस से रिलेटेड डिपार्टमेंट बना लिया, तो परचेजेस का सारा काम कौन से डिपार्टमेंट में गया, परचेज डिपार्टमेंट में। तो जब हम ग्रुप बनाते हैं ना कि भाई एक ग्रुप के अंदर सेम तरह की एक्टिविटीज हम लोगों ने डाल दी, तो इन्हीं ग्रुप्स को हम लोग बोल देते हैं डिपार्टमेंट, और इसी को बोला जाता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब देखो ये जो डिपार्टमेंट्स है ये हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक होते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन और दूसरा होता है डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। बहुत ध्यान से समझना, जब हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, जब हम काम को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं फंक्शंस के बेसिस पर, फंक्शंस मतलब काम के आधार पर जब हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स से रिलेटेड सारा काम गया सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग से रिलेटेड सारा काम गया मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, और उसके अलावा परचेजेस से रिलेटेड सारा काम गया परचेज डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड सारा काम गया एचआर डिपार्टमेंट में। तो जब हम काम यानी कि फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट बनाते हैं दैट इज फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। लेकिन जब हम फंक्शंस के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स नहीं बनाते बल्कि हम प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, उसे बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है, यहाँ पर मेडिसिन के अंदर भी डील करा जाता है, क्लोथिंग यानी कि टेक्सटाइल्स में भी डील करा जाता है, ग्रोसरी में भी डील करा जाता है, टॉयलेटरीज में भी डील करा जाता है। तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स काम के बेसिस पर नहीं बनाएंगे, किसके बेसिस पर बनाएंगे, प्रोडक्ट के बेसिस पर, कि एक हो गया टेक्सटाइल्स का डिपार्टमेंट। अब टेक्सटाइल्स से रिलेटेड जितना भी काम है, चाहे टेक्सटाइल्स की परचेजेस हो, चाहे सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, सारा काम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में। एक हो गया ग्रोसरी डिपार्टमेंट, ग्रोसरी से रिलेटेड सारा काम, चाहे ग्रोसरी को परचेज करना है, सेल करना है, प्रोडक्शन करना है, सारा ग्रोसरी डिपार्टमेंट में। मेडिसिन का डिपार्टमेंट अलग, शूज का डिपार्टमेंट अलग। तो जब हम काम के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट बना रहे हैं दैट इज डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। समझ में आ गया। थर्ड स्टेप आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब हर बंदे को ड्यूटीज असाइन करी जाएंगी, और ड्यूटीज हम कैसे असाइन करते हैं, हम दिमाग में रखते हैं बंदे की क्वालिफिकेशन क्या क्या है, उसने किस किस चीज की पढ़ाई करी है, उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स है, उसे कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस चीज में एक्सपीरियंस है। जैसे एक टीचर ने बिजनेस स्टडीज के अंदर मान लो मास्टर्स कर रखा है, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज के अंदर उसने मास्टर्स वगैरह कर रखा है, या फिर इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रखा है, तो हम उसे बोल देंगे ठीक है आप इको बीएसटी वगैरह पढ़ाओ। हम उसका एक्सपीरियंस भी देखते हैं, उसे कितने साल का एक्सपीरियंस है, तभी हम उसे क्लास 12th देते हैं। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर हम लोगों ने ड्यूटीज असाइन करी। बंदे को एक डॉक्यूमेंट भी दिया जाता है जिसका नाम होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसमें लिखा हुआ होता है कि पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, क्या क्या काम करना है। और लास्ट में हम लोग सेट करते हैं एक अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। इसका मतलब क्या है, हर बंदे को अगर हम काम दे रहे हैं तो काम के साथ साथ में हम कुछ अथॉरिटी भी देते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, पावर टू टेक डिसीजन, कि बंदा अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके। जिस बंदे के पास में ज्यादा अथॉरिटी है वो सुपीरियर है, जिसके पास में कम अथॉरिटी है वो कौन है, सबऑर्डिनेट है। टॉप लेवल मैनेजर्स सुपीरियर हैं, इनके अंडर सबऑर्डिनेट्स कौन है, मिडिल लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स के अंडर कौन आते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स। तो इन दोनों में देखा जाए तो मिडिल लेवल मैनेजर सुपीरियर्स हैं, लोअर लेवल मैनेजर कौन है, सबऑर्डिनेट हैं। जिनके पास में कम पावर है वो सबऑर्डिनेट हैं। तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स का पता होता है कि कौन बंदा किसे ऑर्डर्स देगा, किस बंदे को किसे रिपोर्ट करना है, किससे ऑर्डर्स लेने हैं, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है। समझ में आ गया पूरा अच्छे से। आगे बढ़े। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग की क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये सारी सिग्निफिकेंस है हमारे पास में 7 पॉइंट्स है। नंबर 1 है बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। अब यहाँ पर हम लोग काम को डिवाइड कर देते हैं। काम को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, बंदे की क्वालिफिकेशन, स्किल्स और एक्सपीरियंस के बेसिस पर। तो बंदा एक ही काम को रिपीटेटिवली करता जाएगा, यानी कि बार बार करता जाएगा। अगर मैं आपको 15-15, 10-10 साल से इकोनॉमिक्स ही पढ़ाती जाऊंगी, बीएसटी ही पढ़ाती जाऊंगी, तो मैं उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगी। मैं उस काम को ऐसा करूंगी कि कोई दूसरा उस काम को मेरी तरह नहीं कर सकता। मैं उस काम को ऐसे करूंगी कि काम को करने की कॉस्ट कम से कम आएगी, रिसोर्सेज का प्रॉपर
यूटिलाइजेशन होगा, मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, यहाँ पर हर इंडिविजुअल को एडवांस में पता है कि उसे किससे ऑर्डर्स लेने हैं और उसे अल्टीमेटली किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसे ऑर्डर्स देगा, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, सारी चीजें पहले से पता है। तो वर्किंग रिलेशनशिप्स की एक क्लैरिटी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर हम लोगों ने हर बंदे को अपना अपना काम दे दिया है और बंदे को एक डॉक्यूमेंट भी दिया है जिसका नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर सब कुछ लिखा है कि बंदे को क्या जॉब परफॉर्म करनी है, बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हर पर्सन अपना अपना काम करेगा, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका क्या हो रहा है, ऑप्टिमम यानी कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है। अडॉप्शन टू चेंज, जब भी एनवायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चेंज लेकर आ सकते हैं। सेकंड स्टेप हम लोगों ने पढ़ा था ना, डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो जब भी हमें कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो हम आराम से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चेंज लेकर आ सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द अदर डिपार्टमेंट। समझ में आया? चेंजेस कैन बी अडॉप्टेड इन द रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट विदाउट अफेक्टिंग द अदर डिपार्टमेंट्स। तो सही है, अडॉप्शन टू चेंज है, फटाफट से हम चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और सारे चेंजेस के बारे में उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अच्छे से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, सबको बता दिया जाएगा। फिफ्थ है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बिजनेस को चलाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। हर किसी को अपना अपना काम बता रखा है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स का पता है, वर्किंग रिलेशनशिप्स की क्लैरिटी है, हर किसी को पता है हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसे रिपोर्ट करना है। तो बिजनेस एकदम स्मूथली चलता है, मक्खन तरीके से चलता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं डेलीगेशन। देखो, डेलीगेशन का मतलब है जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई काम देता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अथॉरिटी भी देता है, यानी कि पावर भी देता है कि बंदा अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके, इसे हम डेलीगेशन बोलते हैं। क्योंकि देखो, टॉप लेवल मैनेजर सारा काम नहीं कर सकते, उन्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस करना है, तो वो अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन किसे डेलीगेट कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स को। सेम यही काम मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं, वो अपना काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अथॉरिटी किसे ट्रांसफर करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स को। तो जब डेलीगेशन होता है तो मैनेजर्स के पास में इनफ टाइम बच पाता है कि वो इंपॉर्टेंट एरियाज पर, कोर एरियाज पर फोकस कर सके, नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच सके कि यार हमारा बिजनेस और कैसे ग्रो कर सकता है, कुछ इनोवेटिव वो सोच सके। और जब सबऑर्डिनेट्स को काम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज करते हैं, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं, तो उनका भी डेवलपमेंट होता है। समझ में आया? लास्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। वही है, डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, किसी सिंगल बंदर पे पूरा का पूरा काम का बर्डन नहीं है, हम लोगों ने डिपार्टमेंट्स भी बना दिए हैं, तो कंपनीज आराम से अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती है। मान लो एक टेक्सटाइल का डिपार्टमेंट है, एक ग्रॉसरी का डिपार्टमेंट है, एक हमारा टॉयलेटरीज का डिपार्टमेंट है, एक मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। अब जरूरत है कि एक शूज का डिपार्टमेंट भी खोला जाए। अब कंपनी शूज के अंदर भी डील करेगी, तो एक नया डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करा जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स। तो आराम से बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, बिजनेस ग्रो कर सकता है। यहाँ पर समझ में आ गई सारी चीजें? आगे बढ़े। अब देखो, बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसकी वजह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक फ्रेमवर्क क्रिएट होता है, एक ढांचा क्रिएट होता है, जिसे हम बोल देते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, बहुत सारी जॉब पोजीशंस है, सीए की जॉब पोजीशन है, क्लर्क की जॉब पोजीशन है, जूनियर अकाउंटेंट की जॉब पोजीशन है, इंजीनियर की जॉब पोजीशन है, पियोन की, क्लर्क की, प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब पोजीशंस है, बहुत सारी जॉब पोजीशंस होती हैं। हर जॉब के लिए अलग अलग बंदा है, हर बंदे के पास में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपना अपना काम है, और हर बंदे के पास में अपनी अपनी अथॉरिटी है, यानी कि उस बंदे के पास में पावर है कि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके। तो ये जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है ना, कि बहुत सारी जॉब पोजीशंस है, उन पर बंदे बैठे हुए हैं, हर किसी के पास में अपनी अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसके दायरे में रह के मैनेजर्स अपना काम करते हैं, वर्कर्स अपने ऑपरेशनल टास्क करते हैं, इसके बाहर नहीं जाया जा सकता। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। क्यों बनाया गया है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है वो सिस्टमैटिकली स्मूथली हो सके। एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर याद रखना, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है एक जो सुपीरियर है उस सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे, एक बॉस के अंडर कितने लोग काम करेंगे। जैसे मैंने बोला इस सुपीरियर के अंडर 4 सबऑर्डिनेट्स हैं, तो एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स, कितने वर्कर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, इसे हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ये बताता है कि एक सुपीरियर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? ये भी किसका आउटकम है, ये भी इसका भी जन्म क्यों हुआ है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की वजह से हुआ है। समझ में आया? अब देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन हमारा स्मूथली काम कर सके, कम्युनिकेशन का फ्लो जो है वो प्रॉपर होगा, हमें पता रहेगा किस पर्सन के पास में की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई काम नहीं हुआ तो हम ढूंढ सकते हैं कि यार ये काम किसका था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, क्योंकि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें पता है। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग स्टाइल कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करता है। एक बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे के बीच में, और जितने भी फिजिकल रिसोर्सेज हैं यानी कि मशीनरी वगैरह है। और इसी से हमें पता चलता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में, कि एक सबऑर्डिनेट के अंडर, एक सुपीरियर के अंडर, एक बॉस के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे। समझ में आया? अब देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ये 2 तरह का होता है, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको सेकंड जो स्टेप था हमारे प्रोसेस का उसमें भी बताया था। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं फंक्शंस के बेसिस पर, मार्केटिंग से रिलेटेड सारा काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, पैसों से रिलेटेड सारा काम फाइनेंस डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्सेज लेबर से रिलेटेड काम हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर। तो जब हम डिविजन्स बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, किसके बेसिस पर? फंक्शंस के बेसिस पर, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। समझ में आया? लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है तो हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं किसके बेसिस पर? प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। इसे हम बोलते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। जैसे कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट, गारमेंट्स का डिपार्टमेंट, फुटवियर का डिपार्टमेंट, स्किन केयर का डिपार्टमेंट, मेडिसिन का डिपार्टमेंट। समझ में आ गई सारी बातें? वन बाय वन डिस्कस करें। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है जब हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं फंक्शंस के बेसिस पर, जैसे सेल्स से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा का सारा एक डिपार्टमेंट में गया। कौन से डिपार्टमेंट में? सेल्स डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा काम एक डिपार्टमेंट में गया, दैट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, जब बंदा एक ही फंक्शन को बार बार परफॉर्म करता जाएगा, जब सेल्स वाले बंदे बार बार सेल्स का काम ही करते जाएंगे सालों साल, तो वो उस काम के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, वो उस काम को ऐसे करेंगे कि उनसे बेटर इस काम को कोई और नहीं कर सकता। रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, हमारी जो मैन पावर है, जो हमारी लेबर है, एम्प्लॉइज हैं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि वो सिमिलर टास्क को बार बार परफॉर्म करते जा रहे हैं। वो उस काम में कैसे हो जाएंगे? स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट। देखो एक डिपार्टमेंट के अंदर सेम तरह का फंक्शन आ रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर सारा काम किससे रिलेटेड हो रहा है? प्रोडक्शन से रिलेटेड। सेल्स डिपार्टमेंट में सारा काम किससे रिलेटेड हो रहा है? सेल्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो हेड है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का, वो अच्छे से अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। तो कंट्रोल होगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा डिपार्टमेंट के अंदर। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। ऑब्वियसली बात है डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। सेल्स वाले सेल्स का काम करेंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन का काम करेंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का काम करेंगे। तो यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा। हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी काम को करने की। कॉस्ट कम से कम आएगी तो ऑब्वियसली बात है कॉस्ट कम है, मतलब हमारे प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इट इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी व्हिच लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली बात है सारा काम सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। एक फंक्शन से रिलेटेड सारा का सारा काम एक डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली काम करेगा, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मैनेजर्स बेटर तरीके से काम कर सकते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट कम से कम आएगी।
ईजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, यहाँ पर हमें बंदे को सिर्फ एक ही चीज की ट्रेनिंग देनी है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर स्किल ही डेवलप करनी है। प्रोडक्शन वालों को सिर्फ प्रोडक्शन का काम सिखाना है, सेल्स वालों को सिर्फ सेल्स का काम सिखाना है, मार्केटिंग वालों को सिर्फ मार्केटिंग का काम सिखाना है। तो हमें बंदों को सिर्फ लिमिटेड स्किल्स ही सिखानी है, लिमिटेड स्किल्स पर ही फोकस करना है, तो ट्रेनिंग ईजी हो जाती है और हर डिपार्टमेंट हर फंक्शन को प्रॉपर अटेंशन मिल पाता है, पर्सनल अटेंशन मिल पाता है। समझ में आया? डिसएडवांटेजेस क्या है? प्लेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई बार क्या होता है, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने डिपार्टमेंट पर ही फोकस करता है, प्रोडक्शन वाले सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे, सेल्स वाले सिर्फ सेल्स पर फोकस करेंगे, ये सिर्फ अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के गोल्स पर फोकस करते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारा एक कॉमन गोल भी है। ये ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने पर फोकस नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और कई बार डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, सेल्स वाले परचेज वालों से लड़ रहे हैं, परचेज वाले मार्केटिंग वालों से लड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की कई बार प्रॉपर प्रॉब्लम हो सकती है। हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने काम में स्पेशलाइज्ड होता है, सेल्स वालों को सेल्स की नॉलेज है, मार्केटिंग वालों को मार्केटिंग की नॉलेज है, वो दूसरे डिपार्टमेंट जो दूसरा फंक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाते, तो कई बार आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे है? मान लो एक तो है हमारे पास में परचेज डिपार्टमेंट और एक है हमारे पास में सेल्स डिपार्टमेंट। हमारे पास में परचेज डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज की कमी है, हमें परचेज डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज की कमी है, तो हम सेल्स डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्स वालों को हम लोगों ने सिर्फ सेल्स की ही ट्रेनिंग दी थी, सेल्स की ही नॉलेज दी थी, परचेज वालों के पास में सिर्फ परचेज की ही नॉलेज है, तो हम सेल्स डिपार्टमेंट से बंदों को परचेज डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं कर सकते। फ्लेक्सिबिलिटी कम है, बंदों के पास में लिमिटेड स्किल्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, आपस में लड़ाइयां हो जाती है। मान लो जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि हम चाहते हैं कि 20% डिस्काउंट दिया जाए, अगर 20% डिस्काउंट दिया जाएगा तो अपने आप सेल्स इंक्रीज हो जाएगी, सेल्स डिपार्टमेंट ऐसा कहता है। लेकिन हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कहता है अगर हम 20% डिस्काउंट देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट्स भी तो कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम सेल्स डिपार्टमेंट के पास में जाते हैं कि इस बार सेल्स इतनी कम क्यों रही है, तो सेल्स डिपार्टमेंट बोलता है हमारी गलती नहीं है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने कम अच्छी क्वालिटी का सामान बनाया, अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं बनाया। जब परचेज डिपार्टमेंट के पास में जाएंगे तो वो बोलेगा हमारे पास में अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ही नहीं आया, इसके लिए आप परचेज डिपार्टमेंट को ब्लेम करो। सेल्स वाले ने बोला कि अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं बना, प्रोडक्शन वालों को ब्लेम करो, प्रोडक्शन वाला कह रहा है कि हमारे पास में रॉ मटेरियल ही अच्छी क्वालिटी का नहीं आया, परचेज वालों को ब्लेम करो। जब परचेज डिपार्टमेंट के पास में जाते हैं तो वो कहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमें कम पैसा दिया था, कम फाइनेंस दिया था, तो हम अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल कैसे खरीदें। तो आपस में ये थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समझ में आया? आगे देखो ये कब सूटेबल है, व्हेन वर्क इज टू बी डिवाइडेड एज पर फंक्शंस, जब जरूरी है कि काम को हम फंक्शंस के बेसिस पर डिवाइड करें तब ये जरूरी है। हर काम के अंदर स्पेशलाइजेशन जब जरूरी है, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन में स्पेशलाइज्ड हो, सेल्स वाले सेल्स में स्पेशलाइज्ड हो, तब ये जरूरी है। जब हम सेम तरह के काम को एक ग्रुप में डालना चाहते हैं, एक डिपार्टमेंट में डालना चाहते हैं, तब ये सूटेबल है। और जब ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील कर रहा है तब ये इंपॉर्टेंट है। जब ऑर्गेनाइजेशन मल्टी प्रोडक्ट्स में डील करता है तब हम कभी भी फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं अपनाते, हम कौन सा स्ट्रक्चर अपनाते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ में आया? सेकंड हमारे पास में आता है डिविजनल स्ट्रक्चर। जब हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं प्रोडक्ट्स के बेसिस पर कि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा काम कौन से में गया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट के अंदर गया, जैसे टेक्सटाइल से रिलेटेड सारा काम टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के अंदर गया। अब चाहे टेक्सटाइल्स की परचेजेस हो, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे सेल्स हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे उसके अंदर एचआर वाला काम आ जाए, एम्प्लॉइज हायर करने का काम आ जाए, जब हम प्रोडक्ट के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हैं इसे हम क्या बोल देते हैं? डिविजनल स्ट्रक्चर। बेसिकली ऐसी कंपनीज जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर डील करती हैं वो इस तरह के स्ट्रक्चर को अपनाती हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जो वर्कर्स है वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। अगर आप जो है वो टेक्सटाइल्स ही बेचते रहोगे तो आप टेक्सटाइल्स के अंदर क्या हो जाओगे? स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। आपके डिपार्टमेंट के अंदर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग है। हर डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। टेक्सटाइल वाला अपना सारा काम खुद कर लेते हैं, मेडिसिन वाला अपना सारा काम खुद कर लेते हैं,
है, ग्रोसरी वाले अपना सारा काम खुद कर लेते हैं। तो हर डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, किसी को किसी से कुछ कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं है, कोई डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, तो डिसीजंस लेना बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पर हम जिम्मेदारी फिक्स कर सकते हैं। अगर टेक्सटाइल्स की सेल्स कम हुई है तो हम सिर्फ किसे ब्लेम करेंगे, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को, दूसरे डिपार्टमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हम अगर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और अगर उनकी परफॉर्मेंस डाउन है तो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को हम उसके लिए जो भी है जिम्मेदार वो ठहरा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है, मान लो परचेज डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास में वर्कर्स की कमी है, तो हम सेल्स डिपार्टमेंट से, सॉरी यहाँ पर तो सेल्स और परचेजेस की बात ही नहीं होगी, 1 सेकेंड, मान लो मैं कहती हूँ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट्स के अंदर हमारे पास में बंदों की कमी है, तो हम जो भी मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट है या फिर जो भी अदर डिपार्टमेंट है वहां से बंदों को इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि बंदे को हर चीज की नॉलेज है। टेक्सटाइल में जो बंदे हैं वो टेक्सटाइल की परचेजेस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, हर चीज की नॉलेज रखते हैं। मेडिसिन वाले भी बंदे मेडिसिन के अंदर, चाहे मेडिसिन की परचेजेस हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, हर चीज की नॉलेज रखते हैं। तो बंदों के पास में ज्यादा स्किल्स और ट्रेनिंग है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। हम बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, हम जब चाहे नया डिपार्टमेंट ओपन कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स। तो बिजनेस को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। समझ में आया? डिसएडवांटेजेस क्या है? मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, हर डिपार्टमेंट एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। हर डिपार्टमेंट को अपनी अपनी परचेजेस करनी है, अपनी अपनी सेल्स करनी है, अपनी अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज अपनानी है, अपने अपने एम्प्लॉइज को हायर करना है, तो ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट पर फोकस करने लग जाता है, वो भूल जाते हैं कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, वो भूल जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई कॉमन गोल भी है, कॉमन ऑब्जेक्टिव भी है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट्स ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मान लो सेल्स वाला, जो भी मेडिसिन वाला डिपार्टमेंट है, वो बोल देगा कि हमें कम पैसा अलॉट करा गया है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसा अलॉट करा गया है, तो इस तरह से डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इंक्रीज इन कॉस्ट, यहाँ पर हर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी परचेजेस करेगा, अपने अपने मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज अपनाएगा, अपना अपना प्रोडक्शन करेगा, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है, सेम चीजें बार बार परफॉर्म करी जाती हैं, कॉस्ट ज्यादा आती है। समझ में आया? सूटेबल कब कब है? जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, मल्टी प्रोडक्ट में डील कर रहा है, जब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, जब हमारा प्रोडक्ट थोड़ा सा टेक्निकल है, एम्प्लॉइज को प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तब ये जरूरी है। ग्रोइंग कंपनीज जो बार बार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है, उन्हें इसकी जरूरत है ताकि आराम से नया डिपार्टमेंट लॉन्च करा जाए विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रिक्वायर ईच डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेन्ड, जब ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हर डिपार्टमेंट जो है वो सेल्फ कंटेन्ड हो, यानी कि आत्मनिर्भर हो, इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर काम करे, तब ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? एक बार डिफरेंस भी देख लें फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर। देखो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग डिविजन्स बना रहे हैं, डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं, किसके बेसिस पर? फंक्शंस के बेसिस पर। यहाँ पर हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं प्रोडक्ट के बेसिस पर। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी फिक्स करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सेल्स वाले प्रोडक्शन को ब्लेम करेंगे, प्रोडक्शन वाले परचेज को ब्लेम करेंगे, परचेज वाले फाइनेंस को ब्लेम करेंगे। यहाँ पर हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं अगर हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो। ये इकोनॉमिकल है, थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, ये मैंने अभी अभी बताया। हर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर काम कर रहा है तो थोड़ा सा इकोनॉमिकल नहीं है, महंगा पड़ता है। लेस चांसेस एज मैनेजर्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन वन फंक्शन ओनली। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैनेजर्स का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं होता, क्योंकि मैनेजर एक पर्टिकुलर काम में ही स्पेशलाइज्ड है। परचेज वालों को परचेज का ही काम आता है, सेल्स वालों को सेल्स का ही काम आता है, लेकिन यहाँ पर हमारे मैनेजर्स का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट होता है, क्योंकि टेक्सटाइल वाले टेक्सटाइल के अंदर सारा काम करेंगे, टेक्सटाइल्स की परचेजेस भी, प्रोडक्शन भी, सेल्स भी, मार्केटिंग भी। इसी तरह से ग्रोसरी वाले ग्रोसरी से रिलेटेड सारा काम करेंगे, तो उन्हें मल्टी फंक्शंस की नॉलेज हो रही है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, काम के अंदर लोग स्पेशलाइज्ड हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो रहा है कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज है उन्हें एक प्रोडक्ट की अच्छे से नॉलेज हो गई। कोऑर्डिनेशन इज लेस व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। अगर कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, ऐसे में अगर कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लेती है तो प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट रहता है।
प्रोडक्शन वाले परचेज पर डिपेंडेंट है कि परचेज वाले रॉ मटेरियल देंगे तभी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेल्स वाले प्रोडक्शन पर डिपेंडेंट है कि हमारे पास में अच्छे से प्रोडक्शन होकर आएगा तभी हम सेल्स कर सकते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन सही रहता है, हर जो डिपार्टमेंट है वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर काम कर रहा है, कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, आराम से डिसीजंस ले सकते हैं। ऑटोनॉमी की बात करें, यहाँ पर ऑटोनॉमी कम है, फ्रीडम कम है, हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्शन है, किसी भी डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, हर डिपार्टमेंट एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है। ये बेसिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जो मल्टी प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तब डिविजनल स्ट्रक्चर अपनाया जाता है। समझ में आ गया? आगे बात करें। अब बात करते हैं हम लोग फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एकदम फॉर्मल, यहाँ पर आप ऊटपटांग भाषा का यूज नहीं कर सकते हो। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पर प्रॉपर एक हायरार्की चलती है कि ये टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, ये हमारे पास में मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, ये इनके भी नीचे लोअर लेवल मैनेजर्स आ गए, उनके भी नीचे वर्कर्स वगैरह आ गए। दिस इज फॉर्मल स्ट्रक्चर। यहाँ पर हर पर्सन के पास में अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर पर्सन के पास में अपनी अपनी अथॉरिटी यानी कि पावर है कि हर पर्सन अपने अपने लेवल पर कुछ डिसीजंस ले सकता है। और ये स्ट्रक्चर, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली काम हो सके। यही होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे स्कूल के अंदर प्राइमरी टीचर्स हैं, मिडिल स्कूल टीचर्स हैं, आपके जो 11th 12th वाले लेक्चरर्स हैं वो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजमेंट वगैरह हो गया। तो इस तरह से एक प्रॉपर हायरार्की चलती है ना, दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जब लोग अपने अपने लेवल पर काम कर रहे होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे होते हैं, तब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो आपस में कुछ फ्रेंडली ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ सोशल ग्रुप्स डेवलप हो जाते हैं। तो वो जो यारी दोस्ती डेवलप होती है ना, जो फ्रेंड सर्कल डेवलप हो जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये जो यारी दोस्ती होने लगती है, इस यारी दोस्ती को हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो इंटेंशनली मैनेजर्स ने बनाया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में काम हो सके, काम करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब ये लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ये जो फ्रेंडली और सोशल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप होते हैं ना, यहाँ पर कोई अथॉरिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक प्राइमरी वाला जो टीचर है, नर्सरी क्लास का जो टीचर है, वो भी हो सकता है 12th वाले टीचर्स के साथ में उसका फ्रेंड बन गया हो, या फिर वहां पर वो जो इनफॉर्मल ग्रुप है उसके अंदर जो प्राइमरी क्लास वाला टीचर है वो भी एक लीडर की तरह काम करता हो। तो ये जो इनफॉर्मल ग्रुप डेवलप होता है इसे हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? व्हेन द मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसकी वजह से जिस स्ट्रक्चर का क्रिएशन होता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, उसे हम बोल देते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल देते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्यों बनाया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली काम हो सके, सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो प्रॉपर होना चाहिए, कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पर हर पर्सन को पता है कि किसे कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, हर पर्सन को अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर के बारे में पता होता है, हर पर्सन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता होता है। यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप क्लियरली डिफाइंड है कि कौन किसका सुपीरियर है, बॉस है, और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसके अंडर काम कर रहा है। दिस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो नॉर्मली होता है। इंटेंशनली मैनेजर्स बना रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली काम हो सके। क्यों बनाया जाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। हर इंडिविजुअल को हम लोगों ने एक स्पेसिफिक जॉब दे रखी हुई होती है। हर इंडिविजुअल के पास में अपनी अथॉरिटी है, यानी कि पावर है कि बंदा अपने लेवल पर कुछ डिसीजंस भी ले सकता है। यहाँ पर प्रॉपरली सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप्स होते हैं। हर पर्सन को पता होता है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, पता है कि हमें किसको ऑर्डर्स देने हैं या फिर हमें किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसे रिपोर्ट करना है। और यहाँ पर स्कॉलर चेन फॉलो होती है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था ना, ए है, ये BC है, ये D है, ये E है, ये F है, और ये हमारे पास में G है। मान लो A को कोई बात कम्युनिकेट करनी है F को, तो A बात बताएगा B को, B बात बताएगा D को, D बात बताएगा F को। तो ये प्रॉपर यहाँ पर स्कॉलर चेन फॉलो होती है। समझ में आया? इसके एडवांटेजेस क्या है? सिस्टमैटिक वर्किंग बनाया ही इसलिए गया है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली काम हो सके, स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। मकसद क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, हर पर्सन को पता है उसे क्या काम करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि एक टीचर आके आपको इको का एक चैप्टर पढ़ा के गया, दूसरा टीचर भी आके आपको
वो इको का सेम चैप्टर पढ़ा के चले जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। नो ओवरलैपिंग, नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्योंकि हर पर्सन को पता है कि उसे क्या काम परफॉर्म करना है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। चेन ऑफ कमांड यानी कि स्कैलर चेन यहाँ पर फॉलो होती है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है, और काम पर सबसे ज्यादा फोकस करा गया है इंटरपर्सनल रिलेशंस यानी कि आपस के फ्रेंडली रिलेशंस पर यहाँ पर फोकस नहीं करा जाता। डिसएडवांटेजेस क्या है, कई बार यहाँ पर डिले इन एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि स्कैलर चेन यहाँ पर प्रॉपरली फॉलो हो रही है। तो स्कैलर चेन अगर फॉलो हो रही है तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो बहुत ही स्लोली होता है, कम्युनिकेशन का फ्लो बहुत ही स्लोली होता है, तो कई बार डिले इन एक्शंस देखने को मिलता है। यहाँ पर हम काम पर फोकस करते हैं, हम एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स, उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं कि बंदा चाहता है कि वो आपस में यार दोस्त बनाए, गप्पे मारे रिसेस के अंदर, इन सब चीजों पर फोकस नहीं करते, इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ काम पर फोकस करते हैं। बंदे के ह्यूमन रिलेशंस कैसे हैं, उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है उसके अंदर, इन सब चीजों को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। समझ में आया। वही दूसरा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, हर इंडिविजुअल के पास में अपना अपना काम होता है, हर इंडिविजुअल अपनी अपनी जॉब पोजीशन पर होते हैं। तो जब ये लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, ये बंदे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे इको वाले टीचर्स बीएसटी वाले टीचर्स से, अकाउंट्स वाले टीचर से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो हर पर्सन आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से जन्म होता है कुछ फ्रेंडली ग्रुप्स का, कि ये जो टीचर्स हैं ये आपस में दोस्त बन जाते हैं, कुछ सोशल ग्रुप्स का यहाँ पर जन्म होता है। इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं, जो फ्रेंडली ग्रुप्स का नेटवर्क है, ये जो सोशल ग्रुप्स का नेटवर्क है, इस नेटवर्क को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। समझ में आया। टीचर्स आपस में यार दोस्त बन गए, रिसेस में बैठ के गप्पे मार रहे हैं, साथ में शॉपिंग पर जाते हैं, दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, इसका जन्म ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये मैनेजर्स नहीं बनाते हैं। ये क्यों बनता है? ताकि वर्कर्स की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो सके, उन्हें एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल सके, एक यारी दोस्ती वाली फीलिंग आ सके। नो फिक्स्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पर कोई फिक्स्ड लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसका बॉस है, ये इसका सबऑर्डिनेट है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रेंड सर्कल होता है सिंपल। अंडर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन। अगर यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई र्यूमर स्प्रेड हो गया, कोई अफवाह उड़ गई कि इसका इससे चल रहा है, तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि ये अफवाह किसने फैलाई है, र्यूमर किसने स्प्रेड करा है। इसकी एग्जिस्टेंस किस पर डिपेंडेंट है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर। उसका जन्म हुआ था, उसका जन्म मैनेजर्स ने करा था, तो उसका जन्म हुआ तभी तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ। अगर वो नहीं होता तो ये टीचर्स वगैरह आपस में मिलते भी नहीं, ये फ्रेंडली ग्रुप भी डेवलप नहीं होता, तो इसकी एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंडेंट है। द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, यहाँ पर एम्प्लॉयज का बिहेवियर कैसा हो, ये जो सोशल ग्रुप के अंदर जो एम्प्लॉयज है इनका बिहेवियर कैसा हो, ये ग्रुप नॉर्म्स पर डिपेंडेंट होता है, उनके बीच में कैसे टर्म्स हैं, कैसी दोस्ती है, उस पर डिपेंडेंट होता है, उनका बिहेवियर कैसा होता है। एडवांटेजेस क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्मूथ, बहुत ही आराम से जल्दी से फ्लो कर जाती है, फास्ट कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि कोई स्कैलर चेन यहाँ पर फॉलो नहीं करी जाती। फुलफिल सोशल नीड्स, हमें एम्प्लॉयज की सोशल नीड्स फुलफिल करने का मौका मिल जाता है, एम्प्लॉयज का जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, साथ में कॉफी पीते हैं, रिसर्च में बातें करते हैं, तो एक जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, उनकी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स पूरी हो जाती है, उन्हें एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग, भाईचारे वाली फीलिंग आने लगती है। और हमें यहाँ पर मैनेजर्स अगर कोई पॉलिसी, कोई प्रोग्राम, कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में सब में यारी दोस्ती है, तो मैनेजर्स को एम्प्लॉयज का फीडबैक मिल जाता है, एम्प्लॉयज खुलकर अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं मैनेजर्स को, क्योंकि आपस में यारी दोस्ती वाली फीलिंग है, सोशल रिलेशंस डेवलप हो चुके हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्लान और पॉलिसी के टूवर्ड्स एम्प्लॉयज का कैसा फीडबैक है इसका पता चल जाता है। समझ में आया। डिसएडवांटेजेस क्या है? र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं, 70% यहाँ पर जो बातचीत है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? र्यूमर्स होते हैं, अफवाह होती है, और कई बार इट बिकम्स अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स एंड गोस अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जब बहुत ज्यादा रूमर्स फैलने लगते हैं, आपस में गप्पेबाजी होती है, तो कहीं ना कहीं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या था? फर्स्ट वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था कि गोल्स अचीव करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के, कहीं ना कहीं ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ये जो मकसद है इसके सामने एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को ये खराब करता है, कोई सिस्टमैटिक वर्किंग पर यहाँ पर फोकस नहीं करा गया है, यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। कई बार जब आपस में यारी दोस्ती ज़्यादा हो जाती है, तो मैनेजर्स अगर कोई चेंज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो वर्कर्स हैं वो उस चेंज को रेजिस्ट करते हैं, वो मना करते हैं कि ये चेंज नहीं आना चाहिए, वो हड़ताल वगैरह पर चल जाते हैं, स्ट्राइक्स वगैरह करने लग जाते हैं। यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस करा गया है, बंदों की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड्स पर, काम पर बहुत कम फोकस करा जाता है। क्लियर हो गया? इनमें भी डिफरेंस देख लेते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये कैसे बनता है, फॉर्म्ड इंटेंशनली, इसे मैनेजर्स बना रहे हैं इंटेंशनली, ये अपने आप स्पॉन्टेनियसली बन जाता है जब लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ये क्यों बनाया गया है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिकली काम हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके। ये क्यों बनाया जाता है, ये क्यों बन जाता है, ताकि वर्कर्स की साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो सके। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज कैसा होगा, ये मैनेजर्स डिसाइड करते हैं। यहाँ पर मैनेजर्स का कोई कंट्रोल नहीं है कि एम्प्लॉइज का बिहेवियर कैसा होगा, ये ग्रुप नॉर्म्स पर डिपेंडेंट होता है कि उनके आपस के रिलेशंस कैसे हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जहां पर स्कालर चेन फॉलो होती है, प्रॉपर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन है, यहाँ पर कोई स्कालर चेन फॉलो नहीं होती, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन नहीं होता। ये फ्रेंड्स का ग्रुप है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, स्कालर चेन के थ्रू, यहाँ पर कोई स्कालर चेन फॉर्म नहीं होती। लीडरशिप की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, जिसके पास में अथॉरिटी ज्यादा है, पावर ज्यादा है, वो लीडर होता है, बाकी लोग उसके फॉलोअर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके पास में पावर ज्यादा है वो लीडर होगा। यहाँ पर कोई भी ग्रुप का लीडर बन सकता है। मैंने बताया ना, नर्सरी क्लास वाला जो टीचर है वो भी उस ग्रुप का लीडर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई सुपीरियर कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, ये सिर्फ फ्रेंड सर्कल होता है, कोई भी इस फ्रेंड सर्कल का लीडर बन सकता है। इसका ड्यूरेशन कैसा होता है, स्टेबल होता है। ये क्यों बना है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करा जा सके, और ये चलता रहता है तब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करेगा। ये अनस्टेबल है, जैसे ही आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ये जो सोशल और फ्रेंडली ग्रुप से ये ब्रेक हो जाते हैं। यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है, जो किसने बनाया है, मैनेजर्स ने बनाया है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसकी डिपेंडेंस इस पर डिपेंड करती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ है। उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते लोग आपस में दोस्त बनते हैं, सोशल रिलेशंस डेवलप होते हैं, तो इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट होती है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी कैसे फ्लो करती है, टॉप टू बॉटम, ऊपर वाले के पास में सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, उससे नीचे वाले के पास में उससे कम अथॉरिटी, उससे नीचे वाले के पास में उससे भी कम अथॉरिटी। अथॉरिटी कैन फ्लो इन एनी डायरेक्शन, यहाँ पर कोई भी किसी का भी लीडर बन सकता है, किसी के पास में भी ज्यादा पावर हो सकती है, कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन कुछ भी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक फ्रेंड सर्किल है, एक नॉर्मल फ्रेंड्स का ग्रुप है। समझ में आ गई बातें। आगे बात करते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डेलीगेशन। देखो डेलीगेशन मैंने आपको पहले भी समझाया था। डेलीगेशन का मतलब है जब भी कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि प्लीज तुम ये काम करके दो, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो बंदे को थोड़ी सी अथॉरिटी भी देता है, पावर भी देता है, कि जो सबऑर्डिनेट है वो अपने लेवल पर डिसीजंस भी ले सके। ऐसा नहीं है कि बार बार आएगा पूछने, सर मैं ये कर लूँ क्या, सर मैं ये कर लूँ क्या। इसे हम डेलीगेशन बोलते हैं। डेलीगेशन रेफर्स टू डाउन ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, यानी कि काम सौंपते हैं, और साथ साथ में अथॉरिटी भी देते हैं कि बंदा अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके, दिस इज डेलीगेशन। अब देखो क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं वो अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे डेलीगेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स को। मिडिल लेवल मैनेजर्स सेम काम करते हैं, वो अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे ट्रांसफर करते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स को। लोअर लेवल मैनेजर्स भी जो भी इनसे नीचे होता है, सुपरवाइजर वगैरह, उसे ट्रांसफर करते होंगे। अब प्रोसेस ऑफ एंट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबऑर्डिनेट्स एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन दोज एम्प्लॉइज हु आर गिवन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेलीगेशन का मतलब है अपने सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी देना, अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, काम भी सौंपना, और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि भाई अब मैंने तेरे को पावर भी दे दी है, मैंने तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी है, अब अगर काम नहीं होगा, अगर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क होगा, अगर टास्क टाइम पर कंप्लीट नहीं होगा, तो मैं तुमसे जवाब मांगूंगा, यू वुड बी आंसरेबल। तो ये जो हम आंसरेबिलिटी क्रिएट करते हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी। इट इनेबल्स अ मैनेजर, अगर मैनेजर अपना काम डेलीगेट कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, तो मैनेजर जो है वो ज्यादा प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज पर फोकस कर सकता है, और कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स को भी लगेगा कि यार हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समझा जाता है, हमारी कोई इंपॉर्टेंस है, हमें इस लायक समझा गया है, तब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दी गई है। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबऑर्डिनेट्स नीड फॉर रिकॉग्निशन। हर सबऑर्डिनेट चाहता है कि उसे एक रिकॉग्निशन मिले, एक पहचान मिले, तो उसकी ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है कि यार हमें टॉप लेवल मैनेजर्स ने कुछ समझाया, तभी उन्होंने हमें काम दिया है। दिस इज डेलीगेशन। और अगर डेलीगेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है मैनेजर्स पर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, अकेले मैनेजर्स सारा काम नहीं कर सकते। समझ में आया। अब एक
एक चीज हमेशा अपने दिमाग में रखना, प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो मैंने कहा टॉप लेवल मैनेजर्स ने बोला है सेल्स मैनेजर को, टॉप लेवल मैनेजर ने जो सेल्स मैनेजर है उसे बोला है, ये टॉप लेवल मैनेजर है, इन्होंने सेल्स मैनेजर को बोला है, सेल्स मैनेजर होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं, इन्होंने इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है कि इस मंथ कैसे भी करके 1000 यूनिट सेल करनी है। कितनी यूनिट सेल करनी है? 1000 यूनिट सेल करनी है। अब सेल्स मैनेजर जो है ये काम दे देता है 5 सेल्समैन को, 5 सेल्समैन को ये काम दे देता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 सेल्समैन को ये काम देता है। कितनी यूनिट सेल करनी है? 1000 यूनिट्स। तो ये बोलता है हर सेल्समैन को कि तुम 200 यूनिट्स क्या करो? सेल करो। हो गया काम डिवाइड। अब ऐसा होता है, मान लो ये जो एक सेल्समैन है ये बीमार पड़ जाता है, ये नहीं आता, तो एट दी एंड सिर्फ 800 यूनिट्स ही सेल हो पाती है। कितनी यूनिट सेल हो पाती है? सिर्फ 800 यूनिट्स ही सेल हो पाती हैं। तो ऐसे में जब टॉप लेवल मैनेजर सेल्स मैनेजर को बोलेगा तो सेल्स मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी थी, पावर भी दे दी थी इन लोगों को, सेल्समैन को, कि तुम काम करो, मैंने इन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी थी कि ये तुम्हारा काम है, ये काम तुम्हें करना है। ये ऐसा नहीं बोल सकता। अल्टीमेटली जो आंसरेबल होगा ना, जिसकी अल्टीमेटली जो जवाबदेही होगी वो सेल्स मैनेजर की ही होगी। टॉप सेल्स मैनेजर कभी भी ये नहीं बोल सकता अब मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैंने तो काम सेल्समैन को दे दिया था। अल्टीमेटली सेल्स मैनेजर जो है वो ही जिम्मेदार होगा, वो ही आंसरेबल होगा टॉप लेवल मैनेजर्स को। समझ में आया? डेलीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सिस्टमैटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम कर सके उसके लिए डेलीगेशन बहुत जरूरी है। बट डेलीगेशन डज नॉट मीन अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेही है ना, बीइंग आंसरेबल, अगर काम नहीं हुआ तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसे मैनेजर जो है, जो सेल्स मैनेजर है, वो पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा, वो अथॉरिटी दे देगा, लेकिन एक्चुअली जो अकाउंटेबिलिटी है, बीइंग आंसरेबल होना होता है ना, वो सेल्स मैनेजर ही होगा। इट कैन नेवर बी पास्ड और डेलीगेटेड। ये जो अकाउंटेबिलिटी होती है इसे सामने वाला पास नहीं कर सकता, इसे डेलीगेट नहीं कर सकता। अगर टॉप लेवल मैनेजर बोलेगा तो जवाब सिर्फ और सिर्फ किसे देना पड़ेगा? सेल्स मैनेजर को ही देना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। क्लियर हो गया? आगे अब देखो, डेलीगेशन के प्रोसेस के अंदर हमारे पास में 3 एलिमेंट्स आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक बार ऐसे ही बता देती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि आपको कोई काम सौंपा है, अब आपको वो काम करना पड़ेगा, आपको वो टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है, ये आपका ऑब्लिगेशन है। इस जिम्मेदारी और ऑब्लिगेशन को हम क्या बोल देते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी। की काम सौंपा है, आपकी जिम्मेदारी, आपको ये काम करना है। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आपको काम दिया है तो आपको पावर भी दी जाती है कि आप अपने लेवल पर कुछ डिसीजंस ले सको, दैट इज अथॉरिटी। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है बीइंग आंसरेबल। अगर काम नहीं हुआ टाइम पर, नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क हुआ, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, यू वुड बी आंसरेबल। इसे हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है आपको जो भी वर्क असाइन करा गया है आपको वो टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए आप जितना भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, मेंटल एक्टिविटीज करते हो, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। आपका ऑब्लिगेशन है, सबऑर्डिनेट का ऑब्लिगेशन है कि सुपीरियर ने उसे जो भी काम दिया है वो सबऑर्डिनेट को करना ही पड़ेगा। इसका जन्म सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से होता है, क्योंकि सुपीरियर ने अगर कोई काम दिया है तो वो सबऑर्डिनेट को करना ही पड़ेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखना हमेशा अपवर्ड फ्लो होती है। जो सबऑर्डिनेट है ना, हमारा जो नीचे है, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके टूवर्ड्स? सुपीरियर के टूवर्ड्स। अगर इसको काम दिया गया है, इसकी जिम्मेदारी है कि वो काम करके देगा, तो जो सबऑर्डिनेट है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके टूवर्ड्स? सुपीरियर के टूवर्ड्स। समझ में आया? सेकंड होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन। अगर आपको काम दे रखा है तो आपको कुछ पावर भी दी जाती है कि आप अपने लेवल पर डिसीजंस ले सको, इसे हम क्या बोल देते हैं? अथॉरिटी। अथॉरिटी अराइजेस, अथॉरिटी का जन्म होता है इंडिविजुअल की ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन क्या है, हायर जॉब पोजीशन पर है तो अथॉरिटी ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी। लोअर जॉब पोजीशन पर है तो अथॉरिटी यानी कि पावर कम होगी। अथॉरिटी का मतलब है राइट टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का पता चल जाता है, जिसके पास में अथॉरिटी ज्यादा है वो सुपीरियर है, जिसके पास में अथॉरिटी कम है वो सबऑर्डिनेट है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड। अथॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है, रूल्स और रेगुलेशंस के दायरे में होती है। इट अराइजेस फ्रॉम स्कालर चेन। इसका जन्म स्कालर चेन से होता है कि ये स्कालर चेन जो फॉलो होती है, इसके पास में ज्यादा अथॉरिटी है, इसके नीचे जो है उनके पास में कम अथॉरिटी है, इनके भी जो नीचे हैं उनके पास में और भी कम अथॉरिटी है। तो स्कालर चेन से इसका पता चलता है। और अथॉरिटी का जो फ्लो है वो डाउनवर्ड होता है,
सुपीरियर के पास में अथॉरिटी ज्यादा होती है, सबऑर्डिनेट के पास में अथॉरिटी कम होती है। समझ में आया? इसका फ्लो कैसा हो रहा है? डाउनवर्ड हो रहा है। सुपीरियर अथॉरिटी ट्रांसफर करता है सबऑर्डिनेट को, सुपीरियर अथॉरिटी ट्रांसफर कर रहा है यानी कि पावर टू टेक डिसीजंस ट्रांसफर करता है सबऑर्डिनेट को। अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। बंदे को जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जितना काम दिया गया है, उसे उसी लेवल की अथॉरिटी भी देना जरूरी है। मान लो आपने अथॉरिटी पावर ज्यादा दी है, बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि काम कम है, वो अपनी पावर का मिसयूज करेगा। मान लो आपने पावर तो कम दी है लेकिन काम बहुत ज्यादा दे दिया, तो बंदा अपने काम को टाइम पर कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा, उसके पास में पावर ही नहीं है, वो हर चीज की परमिशन लेने के लिए बार बार आपके पास में आएगा, डिले इन एक्शन होगा, वो काम को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों इक्वल होनी चाहिए। समझ में आया? लास्ट है अकाउंटेबिलिटी, कि अगर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क होता है, अगर आप टास्क को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप आंसरेबल हो, आपको जवाब देना पड़ेगा कि काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को कभी भी पास करना पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया टॉप लेवल मैनेजर ने काम किसे दिया था? सेल्स मैनेजर को, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजर को, कि 1000 यूनिट सेल करनी है, और इसने ये काम डिवाइड कर दिया था 5 सेल्समैन के अंदर। अब हमारा 5th वाला सेल्समैन बीमार हो गया था, अल्टीमेटली 800 यूनिट्स ही सेल करी गई, तो ये सेल्स मैनेजर ही अल्टीमेटली अकाउंटेबल है, इसी को टॉप लेवल मैनेजर को जवाब देना पड़ेगा, यही आंसरेबल है। ये नहीं बोल सकता कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो काम 5 सेल्समैन के अंदर डिवाइड कर दिया था। ये सेल्समैन जो है वो ये जो सेल्स मैनेजर है, ये 5 सेल्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है, ये 5 सेल्समैन को अपनी अथॉरिटी दे सकता है, पावर दे सकता है कि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फाइनली अकाउंटेबल, आंसरेबल तो टॉप लेवल मैनेजर्स के टूवर्ड्स ये सेल्स मैनेजर ही होगा। समझ में आया? इसका मतलब है आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट के लिए यही आंसरेबल है, इसे ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। इट इज एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक। हाँ, ये सेल्स मैनेजर ये जरूर कर सकता है कि सेल्समैन से बार बार फीडबैक लेता रहे कि कितना प्रोड्यूस हो गया, कितना सेल हो गया, कितना सेल हो गया, तो थोड़ा बहुत पता रहता है कि काम टाइम पर कंप्लीट तो हो रहा है ना। इसका फ्लो भी अपवर्ड है। सेल्स मैनेजर अकाउंटेबल है किसके टूवर्ड्स? टॉप लेवल मैनेजर के टूवर्ड्स। तो ये भी कैसे फ्लो कर रहा है? अपवर्ड फ्लो कर रहा है। तो याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कैसा है? अपवर्ड फ्लो कर रहा है। नीचे वाले ऊपर वालों के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हैं, लेकिन जो अथॉरिटी है ना, जो हम लोगों ने सेकंड वाला पढ़ा था, उसका फ्लो डाउनवर्ड है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी ट्रांसफर करते हैं, पावर टू टेक डिसीजंस ट्रांसफर करते हैं। समझ में आया? तीनों में डिफरेंस देख ले। देखो, सबसे पहले हमारे पास में आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऑब्लिगेशन, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपको जो टास्क दे रखा है आपको वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम। अगर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क हुआ, जितना बोला गया था काम उतना नहीं हुआ, तो आप आंसरेबल हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। इसे डेलीगेट करा जा सकता है, ट्रांसफर करा जा सकता है। इसे पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, थोड़ा बहुत करा जा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। अल्टीमेटली सेल्स मैनेजर ही अकाउंटेबल होगा टॉप लेवल मैनेजर के टूवर्ड्स। ओरिजिन, इसका जन्म कैसे होता है कि आपकी फॉर्मल पोजीशन क्या है? हायर पोजीशन पर हो अथॉरिटी ज्यादा, कम पोजीशन पर हो अथॉरिटी कम। इसका जन्म होता है अथॉरिटी के डेलीगेशन के साथ में। जब बंदे को अथॉरिटी यानी कि पावर दी जाती है तो ऐसी ही हवा में पावर नहीं मिलती, पावर के साथ साथ में बंदे को क्या मिलती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि काम भी मिलता है। अगर आपका प्रमोशन हुआ है, आपको अथॉरिटी यानी कि पावर ज्यादा मिली है, तो डेफिनेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसका जन्म भी कैसे होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो फिर अगर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क हुआ तो आप अकाउंटेबल हो, आप आंसरेबल हो। मैंने बताया था अथॉरिटी ही है जो डाउनवर्ड फ्लो करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों कैसे फ्लो करती है? अपवर्ड। करेक्ट हो गया? आगे बढ़े। डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, वन बाय वन देख लो। इफेक्टिव मैनेजमेंट, देखो यहाँ पर मैनेजमेंट इफेक्टिव हो जाता है अगर मैनेजर्स अपना काम डेलीगेट कर देते हैं, यानी कि टॉप लेवल मैनेजर्स अपना काम मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स को अगर दे देंगे, तो जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस कर सकते हैं, जो कोर और इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पर फोकस कर सकते हैं, बिजनेस की ग्रोथ से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ चीजों पर फोकस कर सकते हैं, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। क्योंकि अगर यही लोग रूटीन वर्क भी करेंगे, अगर टॉप लेवल मैनेजर्स ही रूटीन वर्क भी करते जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस के जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन पर फोकस नहीं कर पाएंगे। सेकंड है
एम्प्लॉइज डेवलपमेंट, देखो जब टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स को काम देते हैं तो कहीं ना कहीं मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने टैलेंट को यूज कर पाते हैं, वो डिसीजन लेना सीखते हैं, अपने टैलेंट को यूज कर पाते हैं, अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, डिसीजन मेकिंग आता है उन्हें। तो कहीं ना कहीं ये लोग प्रिपेयर हो रहे हैं कि ये फ्यूचर में टॉप लेवल मैनेजर्स बन सकते हैं, फ्यूचर में बेटर मैनेजर्स बनेंगे। जब काम मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स को सौंपा जा रहा है तो इनकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, डिसीजन लेना आता है। फ्यूचर में इन लोगों को हम लोग टॉप लेवल मैनेजर्स भी बना सकते हैं बाय गिविंग देम चांस टू यूज देयर स्किल्स एंड गेन एक्सपीरियंस टू वर्क फॉर हायर जॉब पोजीशन। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मोटिवेट्स द सबऑर्डिनेट्स एज दे डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट विच इज शोन टू देम बाय देयर सुपीरियर्स। जब सबऑर्डिनेट्स को काम दिया जाता है तो उन्हें लगता है कि यार हम इस काम के लायक हैं, हमें कुछ समझा गया है तभी हमें ये काम दिया गया है। उनके अंदर एक बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग डेवलप होती है कि यार हमें काम दिया गया है, हमें इस लायक समझा गया है, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि यार हम पर ट्रस्ट करा है सुपीरियर्स ने, तो वो मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, उन्हें एक पहचान मिल जाए ना तो वो अपने आप मोटिवेटेड होकर काम करने लगते हैं। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। डेलीगेशन हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग अ रेडी वर्कफोर्स टू टेक अप लीडिंग पोजीशंस इन न्यू वेंचर। जब टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स को काम देते हैं, काम डेलीगेट करते हैं, तो ये लोगों की स्किल्स डेवलप होती हैं, इनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर आती है, डिसीजन लेना सीखते हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें मौका मिला है कि ये टॉप लेवल मैनेजर वाला काम कर सके। तो फ्यूचर में जब भी टॉप लेवल मैनेजर्स की जरूरत होगी इन्हीं को प्रमोट करके टॉप लेवल मैनेजर्स बना दिया जाएगा, या फिर फ्यूचर में जब भी कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, कंपनी को एक्सपर्ट इंप्लॉइज की जरूरत है, एक्सपर्ट मैनेजर्स की जरूरत है, तब इन्हीं लोगों से वो वेकेंट जॉब पोजीशंस फिल कर दी जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। डेलीगेशन से ही सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का पता चलता है। मान लो इस पर्सन ने काम डेलीगेट करा है, इसे काम ट्रांसफर करा है, इसे, इसका मतलब ये कौन है, सुपीरियर है, और जिसे काम दिया है वो कौन है, सबऑर्डिनेट है। तो इससे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप का पता चलता है, एक हायरार्की डेवलप होती है कि ये टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, ये मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, ये लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, ये सुपरवाइजर्स हैं, इस तरह से। बेटर कोऑर्डिनेशन होता है। इन डेलीगेशन सिस्टमैटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड एंड एम्प्लॉइज आर मेड आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। देखो डेलीगेशन में क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उन्हें अथॉरिटी भी दी जाती है, और अगर नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क हुआ तो बोला जाता है कि तुम आंसरेबल हो, हम तुमसे जवाब मांगेंगे। तो ये जो डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है ताकि कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, हर पर्सन को अपना अपना काम सौंपा गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है। रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैनेजर्स अपना काम, जो टॉप लेवल मैनेजर्स है, अगर वो अपना काम मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स को दे देंगे तो कहीं ना कहीं उनका वर्कलोड कम होगा और वो लोग इंपॉर्टेंट एरियाज पर, की एरियाज पर फोकस कर सकते हैं। करेक्ट हो गया। लास्ट टॉपिक आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बहुत इजी है। देखो अगर अथॉरिटी यानी कि पावर टू टेक डिसीजंस सिर्फ और सिर्फ कुछ हाथों के अंदर है, यानी कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही अगर डिसीजंस ले सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स के पास में ही अगर सारी पावर है, बाकी किसी के पास में भी कोई पावर नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। अगर अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में ही है, तो हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। लेकिन मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो अथॉरिटी है, पावर टू टेक डिसीजन है, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिडिल लेवल मैनेजर्स भी अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स भी डिसीजंस ले सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स तो डिसीजंस लेते ही हैं। अगर ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टमैटिकली, स्मूथली, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन की। समझ में आया? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स। अगर पावर और
और अथॉरिटी सिर्फ कुछ हाथों में है, और वो कुछ हाथ भी कौन है, टॉप लेवल मैनेजर्स, उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है इवनली एंड सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब ये अथॉरिटी, ये जो पावर है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं, हर किसी के पास में पावर है, इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हर वर्कर के पास में कुछ अथॉरिटी होती है कि हर वर्कर अपने लेवल पर कुछ डिसीजंस ले सकता है। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? डिसेंट्रलाइजेशन हमें पढ़ना है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। इट इज मच मोर देन मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। यहां पर सिर्फ अथॉरिटी ही ट्रांसफर नहीं करी जा रही है, बहुत बड़ी चीज है। जो वर्कर्स हैं, जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, उन्हें अथॉरिटी दी जा रही है ताकि उनकी भी ग्रोथ हो, वो भी डिसीजंस लेना सीख सके अपने लेवल पर। सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, सोच समझ के अथॉरिटी यानी कि पावर को ट्रांसफर करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, वो कॉम्पिटेंट हैं, वो काबिल हैं, कैपेबल हैं, रिसोर्सफुल हैं, उनमें दम है, तब जाके उन्हें पावर दी गई है कि वो अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकें। इट अज्यूम्स दैट एम्प्लॉइज एट मिडिल एंड लोअर लेवल कैन ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स भी अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। इट रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है कि हर बंदे के पास में कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर होना चाहिए कि हर बंदा अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके। और अगर हर बंदा अपने लेवल पर डिसीजन लेगा ना, तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। बार बार एम्प्लॉइज आपसे पूछने नहीं आएंगे कि सर ये कर ले क्या, सर ये कर ले क्या। द टॉप लेवल मैनेजमेंट केयरफुली सिलेक्ट्स दोस डिसीजंस व्हिच विल बी पुश्ड डाउन टू लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजर्स सोच समझ के कुछ डिसीजंस को मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स को देते हैं। जो मेन काम है, जो मेन एक्टिविटीज हैं, वो टॉप लेवल मैनेजर्स के हाथ में होती है। जो मेन डिसीजंस है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही लेंगे, लेकिन जो रूटीन काम है वो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स भी कर सकते हैं। समझ में आया? डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में क्या रिलेशन है? देखो, डेलीगेशन में क्या हो रहा था, मैंने कहा ये टॉप लेवल मैनेजर है, इसने कोई काम किसे सौंप दिया, मिडिल लेवल मैनेजर को सौंप दिया, ये डेलीगेशन होता है, ये डेलीगेशन होता है। लेकिन जब ये काम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में होने लग जाए ना, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये डेलीगेशन हुआ, क्या हुआ? डेलीगेशन। अब मैंने कहा मिडिल लेवल मैनेजर ने कोई काम किसे सौंप दिया, लोअर लेवल मैनेजर को, ये यहाँ पर डेलीगेशन हुआ। अब लोअर लेवल मैनेजर ने कोई काम सौंप दिया सुपरवाइजर को, कोई सुपरवाइजर है उसे। अब सुपरवाइजर ने कोई काम सौंप दिया मान लो फोरमैन को, है ना, इसने कोई काम सौंप दिया अल्टीमेटली हमारी जो वर्कर है उसे। हर लेवल पर डेलीगेशन हुआ, इसने से काम दिया, डेलीगेशन हुआ, इसने से काम दिया, डेलीगेशन हुआ, अब इसने से काम दिया, डेलीगेशन हुआ, इसने से काम दिया, डेलीगेशन हुआ, इसने से काम दिया, डेलीगेशन हुआ। तो डेलीगेशन का एक्सटेंशन, अगर हम डेलीगेशन को बढ़ाते जाएं तो डेलीगेशन की वजह से जन्म होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम डिवाइड हो चुका है, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इसे हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोल देते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन के अंदर जो अथॉरिटी है वो दो लोगों के बीच में मल्टीप्लाई हुई है, एक बंदा दूसरे को काम दे रहा है, ठीक है, दो लोगों के बीच में अथॉरिटी मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो अथॉरिटी है, जो पावर है, वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोगों में मल्टीप्लाई हो जाती है। कलेक्टिवली हम लोग इसे क्या बोल देते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? अगर हर लेवल पर डेलीगेशन होता जाएगा कंटिन्यूअसली तो अपने आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा? डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना, डेलीगेशन हर ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजर्स अकेले सारा काम नहीं कर सकते, उन्हें अल्टीमेटली कुछ काम मिडिल लेवल मैनेजर्स को देना ही पड़ेगा। फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स भी अपने लेवल पर सारा काम नहीं कर सकते, उन्हें अल्टीमेटली कुछ काम लोअर लेवल मैनेजर्स को देना ही पड़ेगा। तो डेलीगेशन तो नेसेसरी है, हर जगह होता है, लेकिन हमें डिसेंट्रलाइजेशन रखना है या नहीं रखना, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन होता है। मैनेजर्स एडवांस में सोचते हैं कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी रखनी है या डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी रखनी है। सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी मतलब जो भी सारे डिसीजन लेने का काम है वो सिर्फ किसका होगा? टॉप लेवल मैनेजर्स का। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेलीगेशन होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं सबके पास में थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी होगी कि हर लोग अपने अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। वही लिखा है, decentralization is required when an organization grows and expands and only top level cannot manage
मैनेज इट, इट लीड्स टू फास्टर डिसीजन मेकिंग। जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है, एक्सपैंड करता है, तब टॉप लेवल मैनेजर ही सारा काम नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ता है। हर किसी को पावर दी जाती है कि हर कोई अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके। इंपॉर्टेंस क्या है, कहीं ना कहीं जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर भी एक इनिशिएटिव वाली फीलिंग डेवलप हो जाती है। वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनके पास में पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी है, सब कुछ है। सेल्फ रिलायंट यानी कि इंडिपेंडेंट फील करते हैं, अपने लेवल पर डिसीजंस लेते हैं, पहल करते हैं, अपने लेवल पर नए नए आइडियाज लेकर आते हैं, तो इनिशिएटिव वाली फीलिंग डेवलप होती है। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, ऑब्वियस ही बात है, जब लोअर लेवल मैनेजर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स को काम दिया गया है तो वो भी डिसीजंस लेना सीखते हैं, वो भी इनिशिएटिव लेना सीखते हैं, वो भी पॉलिसी वगैरह बनाना सीखते हैं। उन्हें भी कहीं ना कहीं नॉलेज होती है कि टॉप लेवल मैनेजर्स का काम कैसा होता है, टॉप लेवल मैनेजर्स किस तरह से काम करते हैं। तो फ्यूचर में जब भी टॉप लेवल मैनेजर्स की वैकेंसी होगी तो हम बाहर से बंदे हायर करने की बजाय हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजर है उसका प्रमोशन करके उसको टॉप लेवल मैनेजर बना देंगे, और जो लोअर लेवल मैनेजर है उसका प्रमोशन करके उसे मिडिल लेवल मैनेजर बना देंगे। तो कहीं ना कहीं मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होता है फ्यूचर के लिए। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, हर पर्सन के पास में अथॉरिटी है, हर पर्सन अपने अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकता है, किसी को किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। टॉप लेवल मैनेजर्स को रिलीफ मिल जाता है, कहीं ना कहीं वो ओवरबर्डन्ड नहीं रहते और फिर वो इंपॉर्टेंट एरियाज पर, की इश्यूज पर फोकस कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। डिसेंट्रलाइजेशन गिव्स मोर फ्रीडम टू लोअर लेवल, यहाँ पर लोअर लेवल मैनेजर्स के पास में अच्छी खासी फ्रीडम रहती है, हर कोई अपने तरीके से काम कर सकता है जैसा तरीका उन्हें सूट करता है। और जब कोई अपने तरीके से काम करता है तो वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। अगर किसी बंदे ने खुद ने आगे से बोला है मैं ये काम करूंगा, इस काम को इस तरह से करूंगा, इस काम को 10 दिन में करके अंदर दे दूंगा, 10 दिन के अंदर अंदर करके दे दूंगा, तो वो बंदा उस काम में अपना बेस्ट देगा क्योंकि सजेशन उसका था। वो उस काम को 10 क्या 8 दिन में करके दिखाएगा और बेस्ट तरीके से करेगा। तो यहाँ पर हर पर्सन किसी काम को अपने अपने तरीके से कर रहा है, जो भी तरीका सामने वाले को बेस्ट सूट करता है, और यहाँ पर हर पर्सन अपना बेस्ट देना चाहता है। तो ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, बिजनेस एक्सपैंड करेगा। बेटर कंट्रोल है इन डिसेंट्रलाइजेशन, एम्प्लॉइज वर्किंग एट लोअर लेवल टेक देयर ओन डिसीजंस एंड आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिसीजन। लोअर लेवल मैनेजर्स भी अपने लेवल पर डिसीजंस लेते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने डिसीजंस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो वो उस पर काम करेंगे, सही से काम करेंगे, उस चीज के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप एक कंट्रोल वाली फीलिंग बनी रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद सेंट्रलाइजेशन इन एरियाज ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से देखो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए कि सारे के सारे डिसीजन सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स ही ले ले। ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरी ही पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बैलेंस होना चाहिए कि भाई अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, पॉलिसीज प्लान्स बनाने से रिलेटेड काम है, तो वो काम सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। वो काम सिर्फ कौन करेंगे? टॉप लेवल मैनेजर्स। और बाकी जितना भी रूटीन वर्क है उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कि रूटीन वर्क जो है वो सारे के सारे मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, वर्कर्स भी कर सकते हैं, हर कोई अपने लेवल पर डिसीजंस भी ले सकता है। तो एक बैलेंस होना चाहिए। समझ में आया? लास्ट में देखो कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। डेलीगेशन का स्कोप लिमिटेड है, 2 पार्टीज ही इन्वॉल्व होती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप बहुत ही ज्यादा वाइड है, बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है, सारे वर्कर्स आ जाते हैं। स्टेटस की बात करें तो डेलीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी मैनेजर अकेले सारा काम नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन एक पॉलिसी डिसीजन है, एडवांस में सोचा जाता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी रखेंगे या फिर डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी रखेंगे, कंपल्सरी नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्शन, द मैनेजर्स पास द अथॉरिटी। डेलीगेशन में जो मैनेजर्स है वो अथॉरिटी पास कर देते हैं, पावर दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे देते हैं, लेकिन फिर जो मैनेजर्स हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करते हैं, यानी कि उन्हें चेक करते हैं कि वो सही से काम तो कर रहे हैं ना। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर एक बार अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर दी, तो जो सुपीरियर है वो बार बार अपने सबॉर्डिनेट्स को चेक नहीं करता है। पीरियोडिकल अप्रेजल होता है, यानी कि हर 6 महीने में, हर 3 मंथ्स के अंदर, हर 1 साल उनकी परफॉर्मेंस को सिंपली इवैल्यूएट करा जाता है। इसका स्कोप बहुत कम है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ये हर मैनेजर करता है, हर मैनेजर का काम है अपने काम को अपने से नीचे वाले मैनेजर्स को ट्रांसफर करना। ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी होगी या सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी होगी। ये कंपल्सरी है क्योंकि हर मैनेजर अपना सारा काम खुद नहीं कर सकता। ये ऑप्शनल है, पॉलिसी डिसीजन है, एडवांस में सोचा जाता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी रखनी है या डिसेंट्रलाइजेशन
सेंट्रलाइजेशन की, कहीं ना कहीं मैनेजर्स का वर्कलोड कम हो जाता है डेलीगेशन की वजह से। इट इंक्रीजेस द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स, डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए करा जाता है ताकि सबॉर्डिनेट्स वर्कर्स का रोल भी इंक्रीज हो, वर्कर्स को भी पावर मिले, वर्कर्स भी अपने लेवल पर डिसीजंस ले सके, उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज हो, उनके अंदर इनोवेशन आए, वो इनिशिएटिव ले हर काम को करने के लिए। ग्रांट ऑफ पावर, पावर इज ग्रांटेड बाय इमीडिएट सुपीरियर, जो भी इमीडिएट सुपीरियर है वो अपने जस्ट इमीडिएट सबॉर्डिनेट को पावर दे देता है। यहां पर है पावर इज ग्रांटेड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, टॉप लेवल मैनेजर्स ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट डिफरेंस है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो भी पावर होती है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास में होती है, टॉप लेवल मैनेजर्स के पास में। डिसेंट्रलाइजेशन में जो पावर है वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, लोअर लेवल मैनेजर्स, हर कोई अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं। अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट रिटेन्स मैक्सिमम अथॉरिटी, यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर के पास में सबसे ज्यादा पावर होती है, मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स के पास में सबसे कम पावर होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अथॉरिटी का सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, हर किसी के पास में अपने अपने लेवल पर पावर है डिसीजंस लेने की। स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता जाता है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहां पर सारा काम मैनेजर्स नहीं कर सकते, ऐसे में अपनानी पड़ती है डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी। फ्रीडम ऑफ एक्शंस, मैनेजर्स हैव लेस फ्रीडम, यहाँ पर मैनेजर्स के पास में कम फ्रीडम है क्योंकि सारा काम सिर्फ कौन करते हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स के पास में कम फ्रीडम है, यहाँ पर मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स के पास में अच्छी खासी फ्रीडम है क्योंकि सबके पास में अपनी अपनी पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समझ में आया? विद दिस हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग भी कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर थोड़ा नहीं बहुत लेंथी था, मैंने जल्दी जल्दी कवर करवाने की कोशिश करी है। स्टिल अगर आपको बहुत डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बिजनेस स्टडीज की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने सारे चैप्टर्स बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करे हैं। तो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स के अंदर बताना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और लाइक कर दिया करो। मैं बोलती नहीं हूँ तो लाइक करते भी नहीं हो, ठीक है? आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।